हेलो गाइस, मैं आकाश गुप्ता आप लोगों का एक बार फिर से आकाश कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं और जिससे मेरे मन में थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपडेट करता रहूँ। गाइस, हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स में कुछ दिन पहले कंपनी के बारे में पढ़ा था, कंपनी के डिफिनीशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 में कंपनी की डिफिनीशन बता के दे रखी हुई थी हमारे पास। कंपनी की डिफिनीशन दे रखी थी, कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ हो, यानी चाहे इस एक्ट में हुआ हो 2013 में जो आया, या इसके पहले जो 1956 चल रहा था, इसके पहले भी ढेर सारे एक्ट चले थे कंपनी अकाउंट्स के, उनमें से किसी में हुआ हो। आदर्श परिभाषा हमने आप लोगों को बताया था। आदर्श परिभाषा में आप लोगों ने देखा था कि ढेर सारी कंपनी की विशेषताएं निकल के आ रही थी, जैसे विधान द्वारा निर्मित, यानी ये इसको हमने एक आर्टिफिशियल पर्सन माना है, एक कृत्रिम व्यक्ति माना है, और जिसको लॉ द्वारा बनाया जाता है। ठीक। और इसके अलावा अगर हमारे पास निकल के आता है, इसका जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है, इसका अस्तित्व अलग होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक अलग विशेषता बनाते हैं अस्थायी अस्तित्व का, जो हमारे सेक्शन 9 में बताया गया है कि कंपनी का जो शाश्वत उत्तराधिकार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सार्वमुद्रा से युक्त, यानी कंपनी के पास एक मुहर होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड तभी माना जाएगा जब उस पर सार्वमुद्रा के साथ साथ किसी एक व्यक्ति का सिग्नेचर होगा। इसके अलावा अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे अलग स्वतंत्र अस्तित्व भी हमने बता दिया। सीमित दायित्व होती है कंपनी के पास। आज के टाइम पे मेनली जो कंपनियां बनाई जाती हैं, इनका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ उतना ही लॉस कवर करना हो सकता है, उतना ही लॉस उनका हो सकता है जितने की अंश की वैल्यू है। शेयर्स की जो वैल्यू होगी उसी प्राइस में वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हस्तांतरण योग्य अंश होते हैं। अगर बात करें हम पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो किसी न किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को बेचा जा सकता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में ये कैरेक्टरिस्टिक काम नहीं करती है। इसके लोकतांत्रिक प्रबंध है, जैसा कि हमारा देश का प्रबंध प्रजातंत्र पर आधारित होता है, सेम उसी तरह वहां पर भी प्रजातंत्र चलता है, और वहां पे जो संचालक मंडल का हम चुनाव करते हैं वो वोटिंग सिस्टम द्वारा ही की जाती है। कंपनी को हम एक लीगल पर्सन तो मानते हैं, कंपनी को हम एक लीगल पर्सन मानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, बट उसे एक नागरिक नहीं माना जाता है, यानी उसका कोई आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र, कोई पैन कार्ड वगैरह नहीं बनाया जाता, उसका एक टेन नंबर बनता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट ईयर यानी इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या की बात करें तो हम सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है और अधिकतम संख्या अनलिमिटेड हो सकती है, जबकि वही निजी कंपनी में न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 200। जिस तरह हम कंपनी को बना सकते हैं, सेम उसी तरह हम कंपनी का समापन भी कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार होने के कारण इसका समापन भी इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। इसके बाद हमने उस दिन बताया था आप लोगों को कंपनी की प्रकृति के बारे में, कंपनी का प्रकार बताया था। सदस्यों के दायित्व के आधार पर हमने कंपनी को 3 भागों में बांट के रखा था: अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। और सदस्यों की संख्या के आधार पर हमने इसे 2 भागों में बांटा: एक सार्वजनिक कंपनी, एक निजी कंपनी। निजी कंपनी को भी हमने एक सामान्य निजी कंपनी जहाँ पर मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और अधिकतम 200 होते हैं, जबकि एक व्यक्ति कम निजी कंपनी में मैक्सिमम एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने आकार के आधार पर पढ़ा था: एक लघु कंपनी, एक वृहद कंपनी, जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में उस दिन पढ़ लिया था। इसके अलावा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर होती क्या है, शेयर होती क्या है और शेयर के टाइप्स क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेयर कैपिटल एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि कंपनी जो होती है, कंपनी में कोई ओनर नहीं होता है। पहले कंपनी को जो बनाने का कार्य किया जाता है वो ओनरों द्वारा नहीं किया जाता, यानी उसको जो बनाते हैं वो ओनर नहीं होते हैं। ओनर होते कौन है? जो कंपनी में पूंजी लगाते हैं। पूंजी लगाना
पूंजी कैसे लगाते हैं? पूंजी जो होती है कंपनी की वो कई भागों में बटी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। मेन जो पूंजी होती है वो शेयर कैपिटल होती है। अब शेयर कैपिटल के भी हमारे पास पार्ट्स हैं। शेयर कैपिटल होता क्या है, शेयर होता क्या है? शेयर कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा ही शेयर कहलाता है। नॉर्मल एक लाइन में डेफिनेशन इसकी निकल के आती है, कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा, मिनिमम शेयर ऑफ द कैपिटल। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंश पूंजी के प्रकार। अभी हम शेयर कैपिटल के प्रकार पढ़ रहे हैं, शेयर्स के प्रकार अलग होते हैं, शेयर कैपिटल के प्रकार अलग होते हैं। अभी हम लोग शेयर कैपिटल के प्रकार को देखेंगे, अंश पूंजी के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। इसके अलावा इसके और भी नाम है, एक तो नाम है पंजीकृत पूंजी यानी रजिस्टर्ड कैपिटल, एक हमारे पास है नाम मात्र पूंजी नॉमिनल कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है गाइस, इसलिए ध्यान से सुनते रहेंगे। तो इसके नाम हमारे पास क्या 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 निकल के आए? एक अधिकृत पूंजी, एक पंजीकृत पूंजी और एक नाम मात्र पूंजी यानी ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ये कंपनी की मैक्सिमम पूंजी होती है, इससे ज्यादा कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी पूंजी नहीं कर सकती है। ध्यान देंगे, इससे ज्यादा कभी भी कंपनी अपने जीवन काल में पूंजी नहीं कर सकती है। बट अगर इसको उसे बढ़ाना है तो इसके लिए उसे विशेष प्रस्ताव पास करना होगा, और कंपनी की जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है यानी जो पार्षद सीमा नियम बनता है उसमें एक क्लॉज होता है, एक वाक्य होता है जिसको हम बोलते हैं पूंजी वाक्य, उसको बदलना पड़ेगा, तब जाके हम इस पूंजी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब आता है अधिकृत पूंजी में ही हमारे पास एक अलग पूंजी आती है, अंश पूंजी के प्रकार में एक अलग पूंजी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग, ध्यान से सुनेंगे, अधिकृत पूंजी का ही हिस्सा होता है निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को अंश खरीदने के उद्देश्य से निर्गमित किया जाता है, यानी जितने की भी शेयर हम फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में जितने की भी शेयर हम जनता को निर्गमित कर देते हैं, इशू कर देते हैं, उनको परचेज करने के लिए जितने भी अंश हम इशू कर देते हैं वो सारे अंश निर्गमित पूंजी कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है अगला, निर्गमित पूंजी के अंतर्गत ही अनिर्गमित पूंजी। अब अधिकृत पूंजी जैसे हमारी मैक्सिमम पूंजी जो थी यानी रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल जो थी वो 5 लाख रुपए की थी। हमने निर्गमित कितना किया? 2 लाख रुपए की कैपिटल हमने जनता में एक बार निर्गमित कर दिया, या 4 लाख रुपए का हमने जनता में कैपिटल निर्गमित कर दिया। तो निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल कितना हो गया? 4 लाख। और जो बाकी का 1 लाख बचा हमारे पास वही होता है अनिर्गमित पूंजी, यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे हम जनता को क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं करते, जिसका हम इन्विटेशन जनता पब्लिक को नहीं देते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल का वह हिस्सा होता है जिसको जनता ने स्वीकार कर लिया होता है, जिसको जनता ने खरीदने के लिए आवेदन दे दिया होता है। क्योंकि हम अगर कोई भी शेयर इशू करते हैं तो उसमें कॉल्स की जाती हैं, अलग अलग कॉल्स की जाती हैं। तो पहली कॉल जो होती है उसको हम एप्लीकेशन का नाम देते हैं, उसके बाद हम उसे अलॉट करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं हम। तो अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनसे जितने भी अंशों के लिए वो आवेदन हमें दे देते हैं, जितने भी अंशों के लिए उन्होंने एप्लीकेशन हमें सबमिट कर दिया है, वो हमारे लिए कहलाती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो प्रकार निकल के आते हैं, प्रार्थित एवं पूर्णदत्त। यानी 10 रुपए का अंश के लिए अगर किसी ने प्रार्थना दे दिया और उसका पूरा का पूरा भुगतान हमें कर दिया है तो वो पूर्ण दत्त होता है। बट अगर 10 रुपए से कम का पेमेंट अभी हमें रिसीव हुआ है, यानी 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, 5, 4, 3, 2, 1, कुछ भी रिसीव हुआ है तो वो तो हम सब्सक्राइब बोलेंगे, बट फुल्ली पेड नॉट, यानी अभी वो फुल्ली पेड नहीं हुआ है। इसके अलावा आता है अगला हमारे पास याचित पूंजी। याचित पूंजी क्या होती है? प्रायः कंपनियां अंशों का पूरा मूल्य एक साथ नहीं मांगकर कई किस्तों याचनाओं में मांगते हैं, जैसा अभी हमने बताया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह से वो कॉल्स पे कॉल्स करती जाती हैं और उसके थ्रू ये अपने पूंजी को मांगती हैं। तो ये क्या होता है क्या है एक्चुअली? तो ये भी प्रार्थित पूंजी का हिस्सा होता है जिसे कंपनियां अपने अंशधारियों से मांग लेते हैं। जैसे 10 रुपए का अंश है तो कंपनी चाहे तो 8 ही रुपए मांगे, कंपनी का मन कर रहा है तो वो 10 भी मांग सकते हैं अगर कंपनी की जरूरत है तो। अगर जरूरत नहीं है तो 8, 7, 6 जो भी वो चाहे वो मांग सकती है। फिर आता है हमारे पास चुकता पूंजी। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हमने हमारा कोई बकायादार है, 1,000 रुपए का बाकी है किसी को, अगर हमने उससे 1,000 रुपए मांगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे हमें 1,000 रुपए मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है उससे हमें 500 मिले, 800 मिले, 900 मिले। अगर हमें 900 रुपए मिल रहा है तो 100 रुपए क्या होगा? 100 रुपए पेड अप नहीं माना जाएगा। यानी चुकता पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल का हिस्सा होता है। कॉल्ड अप कैपिटल का वह हिस्सा या वह
भाग जो हमें अपने अंशधारियों से, जिसका पेमेंट हमें मिल चुका होता है, जिसका भुगतान अंशधारियों द्वारा हमें किया जा चुका होता है। इसकी डिफिनीशन हमें दे रखी है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 264 में। क्या दे रखी है? चुकता अंश पूंजी का आशय निर्गमित अंशों पर भुगतान के रूप में प्राप्त राशि तथा कंपनी के अंशों के संबंध में भुगतान की गई राशि के रूप में जमा की गई राशि के योग से होता है। यानी चुकता पूंजी का वह हिस्सा जो निर्गमित अंशों पर भुगतान के लिए हमने तो बोल दिया, बट उनसे वो पूरी राशि अगर हमें नहीं मिलती है तो वो चुकता पूंजी नहीं होती है। जो राशि हमें मिल जाती है वही चुकता पूंजी कहलाती है। इसके बाद आता है छठा प्रकार, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसे अपने शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं मानते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 65 में इसके बारे में बताया गया है। कोई भी असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसके पास अंश पूंजी, ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ असीमित दायित्व वाली कंपनियां इसमें शामिल हो सकती हैं। तो असीमित दायित्व वाली कंपनी जिनके पास अंश पूंजी है, सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तन के समय संचित पूंजी रख सकती हैं। यानी ये पैसा सिर्फ और सिर्फ जब कंपनी का समापन होगा, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी बंद होगी, तभी के टाइम पे ये पैसा वो मंगा सकते हैं। इस दशा में कंपनी एक प्रस्ताव द्वारा अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है और यह निश्चित करती है कि बढ़ी हुई पूंजी का कोई भाग या अयाचित अंश पूंजी का कोई भाग कंपनी के समापन की दशा के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में नहीं मांगा जाएगा। संचित पूंजी समापन की दशा में केवल लेनदारों के लिए ही उपलब्ध रहती है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स के लिए उपलब्ध रहेगी और किसी के लिए नहीं। इसके बाद आता है पूंजीगत संचय, कैपिटल रिजर्व। पूंजीगत लाभों से बनाया गया संचय पूंजीगत संचय कहलाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था, रिजर्व कैपिटल। अभी आ रहा है हमारे पास कैपिटल रिजर्व। दोनों में बहुत अंतर है, खाली नाम उल्टा पुल्टा कर दिया, बट अंतर बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे दे रखा हुआ हमारे पास संचित पूंजी और पूंजी कैपिटल में अंतर। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये ध्यान देते हैं कि बेसिक अंतर क्या है। संचित पूंजी जो होता है वो पूंजी का हिस्सा होता है, जबकि हमारे पास पूंजीगत संचय जो होता है वो पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है। जो कैपिटल नेचर के लाभ होते हैं, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं, उन पे बनाया जाता है। गाइज आप लोग एक बार जरूर से जरूर पढ़ लेंगे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते क्या हैं, और इसको आप कमेंट में इसका आंसर आप हमें देंगे। ठीक है। पूंजीगत लाभ कंपनी की सामान्य क्रियाओं के कारण उत्पन्न नहीं होते। पूंजीगत संचय में से लाभांश वितरित नहीं किए जा सकते। पूंजीगत संचय निम्न मदों से उत्पन्न होते हैं: अस्थायी संपत्तियों के विक्रय या पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन मीन्स रिवैल्यू। अगर हम उसको रिवैल्यू करते हैं और उससे अगर हमें कोई प्रॉफिट हो जाता है तो वो पूंजीगत संचय होता है। कंपनी के समामेलन से पहले कमाया गया लाभ। कंपनी का जो समामेलन होता है उससे पहले कमाया गया जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी हमारा क्या होगा, पूंजीगत संचय होगा। अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम। अगर हमने अंश और ऋण पत्र निर्गमित किए हैं तो उससे जो भी हमें प्रीमियम मिलेगा वो प्रीमियम भी हमारे लिए क्या होगा, पूंजीगत संचय होगा। अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ। अगर हमने कोई भी अंश हरण किए हैं या पुनर्निर्गमित किए हैं तो उससे जो भी हमें लाभ प्राप्त होगा वो भी हमारा क्या होगा, पूंजीगत संचय कहलाएगा। अंशों के शोधन पर होने वाला लाभ। शोधन क्या होता है? जब हम अंशों का निर्गमन करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा जब हम उन्हें उनका पैसा वापस करेंगे। आप कहीं पे पैसे लगा रहे हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 करोड़ रुपए आप कहीं लगा रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? 8 10 साल, 15 साल, 20 साल हम इसमें पैसे लगाएंगे जब तक हमें बेहतर प्रॉफिट मिल रहा है। जब हमें प्रॉफिट यहाँ से उतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी तो हम क्या करेंगे, अपना पैसा उनसे वापस ले लेंगे। चिट्ठे में प्रदर्शन। अगर हम चिट्ठे में दिखाने की बात करें तो पूंजीगत संचय चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक्य में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है। अब हम बात करते हैं संचित पूंजी और पूंजी संचय में अंतर। थोड़ा बहुत अंतर हमने ऊपर बता दिया। संचित पूंजी अयाचित पूंजी का हिस्सा होता है। अयाचित पूंजी इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसे मांगते नहीं है। 10 रुपए का अंश था, 8 रुपए अगर हमने मांगा है तो 8 रुपए कॉल्ड अप हो गया। बाकी का 2 रुपए हमने नहीं मांगा तो इसे हम कब मांगेंगे? भविष्य में जब भी हमारी कंपनी का समापन होगा तब हम इस पैसे को मांगेंगे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड अप कैपिटल। ओके। फिर आता है हमारे पास पूंजी संचय। पूंजीगत लाभ से सृजित संचय को पूंजीगत संचय कहते हैं। यानी हमने जो भी पूंजीगत लाभ अर्न किया, पूंजीगत लाभ कैपिटल इनकम जो भी हुई है, कैपिटल नेचर की जितनी भी इनकम हुई है, उससे जो भी हमने संचय बनाया उसी को हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, पूंजी संचय बोलते हैं। क्रिएशन,
कहाँ से हम इसको क्रिएट करते हैं, जैसा अभी हमारे पास अर्थ में ही दे रखा था कि ये अयाचित पूंजी से बनाया जाता है, संचित पूंजी जो है वो अयाचित पूंजी से बनाया जाता है, जबकि पूंजी संचय पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैकल्पिक या बाध्यकारी, यानी इसको बनाना ऑप्शनल होता है या मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है या फिर अपने मन के हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। संचित पूंजी का सृजन बाध्यकारी नहीं है, यानी ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो आप बनाओ, आपकी इच्छा नहीं है तो आप ना बनाओ। जबकि कैपिटल रिजर्व बाध्यकारी है, इसको बनाना कंपलसरी, आपको बनाना ही बनाना है, ऐसा लॉ कहता है। इसके बाद हम आते हैं, पढ़ते हैं सृजन का नियम। हम इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या नियम होते हैं। संचित पूंजी अगर हमें बनाना है तो इसके लिए विशेष प्रस्ताव पास करना होगा, और आरओसी में इसके लिए एक एप्लीकेशन देना होगा। आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पर हम कंपनी के लिए, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। और वही अगर हम बात करें पूंजी संचय की, तो पूंजी संचय के लिए विशिष्ट प्रस्ताव आवश्यक नहीं है, कोई विशेष प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं है। उपयोग, संचित पूंजी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी के समापन की दशा में किया जा सकता है, जबकि पूंजी संचय का उपयोग कंपनी के जीवन काल में कभी भी जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। लेखांकन व्यवहार की बात करें हम, तो लेखांकन व्यवहार, अगर संचित पूंजियों की बात हम करें तो संचित लेखा बहियों में संचित पूंजी के संबंध में लेखांकन व्यवहार नहीं किया जाता है, यानी हम इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं, जबकि कैपिटल रिजर्व को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना कंपलसरी होता है। उपयोग का समय, अभी हमने ऊपर भी बताया कि कंपनी इसका उपयोग, यानी संचित पूंजी का उपयोग हमेशा कंपनी के समापन की दशा में कर सकता है, जबकि पूंजी संचय का उपयोग कभी भी अपने जीवन काल में जब भी जरूरत पड़ेगी तब कर सकता है। अब अगर हम बात करें कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं। खैर अभी हम इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, जब हम बैलेंस शीट बताएंगे आपको, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अनुसार जब हम आपको बैलेंस शीट बताएंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे, तो वहां पे हम इसे ठीक से पढ़ेंगे। बाकी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने कंपलसरी होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म के लिए हम पार्टनरशिप डीड वगैरह बनाते हैं, तो वैसे ही कंपनी के लिए हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, क्या होता है। शेयर के बारे में हमने आपको बताया, शेयर होती क्या है, कंपनी की पूंजी की सबसे छोटी हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा जो भी होता है वो शेयर होता है, यानी मिनिमम शेयर ऑफ द कैपिटल। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अंशों के प्रकार को पढ़ेंगे। आज की क्लासेस बस इतनी। थैंक यू क्लास।